नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चंडाल चौकड़ी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। परमा, विष्णु और मुरारी तीनों इतने हुड़दंगी थे कि गांव वालों की नाक में दम किए रखते। अरे ये क्या कर रहे हो नासपीटो? खड़ी पकी फसल में गांव भर के ढोर घुसाए दे रहे हो। सत्यानाश हो तुम तीनों का। काका, इनको भी तो भूख लगती है, खा लेने दो ना इन्हें भी। ऐसी ऐसी नित नई शरारतें करते कि बस दांतों तले उंगली दबानी पड़ती। अरे मेरी टोपी! मजा आ गया। साहूकार जी, तुम्हारी टोपी अब आकाश की सैर करेगी। एक रात दीनू काका की चरपाई को उन्होंने कंधों पर उठाया और रख आए उनकी चरपाई शमशान में। अब आएगा मजा। सुबह जब आंख खुली, है मेरी चरपाई यहाँ कैसे आ गई? तभी मैं रात भर यहीं सोया था। दीनू काका शमशान में रात भर नींद तो अच्छी आई होगी, और नहीं तो क्या। दीनू काका, कल रात यमराज तुम्हें चरपाई समेत पकड़कर नरक ले जा रहे थे। वो तो शुक्र समझो यमराज पर हम तीनों की नज़र पड़ गई। हमने यमराज से कुश्ती लड़कर उससे तुम्हारी चरपाई छुड़ा ली। क्या? काका, हम तुम्हारी चरपाई तुम्हारे घर पर ही ले जाकर रखते, पर क्या करें, यमराज से कुश्ती लड़ने के कारण हम तीनों की सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थी, जो ना चाहते हुए भी शमशान में ही तुम्हारी चरपाई छोड़ गए थे। और अब सुबह होते ही यहाँ आ गए ताकि तुम्हारी चरपाई तुम्हारे घर तक पहुँचा सकें। मैं सब समझता हूँ तुम्हारी चालों को। अगर रात में यहाँ कोई भूत प्रेत मुझे पकड़ देता तो क्या होता? इस बार मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा, पंचायत में शिकायत करूंगा। ये तो भलाई करने का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो इन्हें यमराज के पंजे से छुड़ाया, ऊपर से ये हमें पंचायत में घसीटने की धमकी दे रहे हैं। शैतानों के रिश्तेदारों, तुमने गांव भर के लोगों को सता सता कर उनकी नाक में दम कर रखा है। अब उसका नतीजा भी भुगतना। काका, हम तो अपनी करनी का नतीजा बाद में भुगतेंगे, पहले तुम अपनी करनी का नतीजा भुगत लो। ये कहकर मुरारी और परमा ने लपक कर दीनू काका को पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। विष्णु, तू खाट की अदवायन खोलकर उससे दीनू काका को चरपाई से बांध दे। विष्णु ने ऐसे ही किया। जा विष्णु, अब तू गांव में घूमता कोई गधा पकड़ ला। नहीं। दीनू काका, घबराते क्यों? हम तुम्हारी शाही सवारी की तैयारी कर रहे हैं। विष्णु ना जाने कहां से एक गधा पकड़ कर लाया। उस गधे के गले में रस्सी बांधकर उन तीनों शैतानों ने गधे को खाट से बांध दिया। हे मेरे भगवान, आज मेरी खैर नहीं है। तत्पश्चात, चल गधे, राजा दीनू काका को उनके घर ले जा। हुर्रे! गधा वहां से भाग चला। पंचायत में हमारी शिकायत करने चले थे दीनू काका, अब उस बात का नतीजा भुगतो। अजीब नजारा था। बचाओ! दीनू काका, कहाँ से आ रहे हो? बड़ी मुश्किल से दीनू काका की ये महायात्रा समाप्त हुई। जान बची लाखों पाए। परमा, मुरारी, विष्णु, तुमने बर्रे के छत्ते में हाथ डालकर ठीक नहीं किया है। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसी रात गांव की पंचायत में दीनू काका की शिकायत पर उन तीनों शैतानों की पेशी हुई। दीनू काका का कहना है कि कल रात तुम तीनों उन्हें चरपाई समेत शमशान में छोड़ आए थे। क्या यह सच है? मुखिया जी, अगर ये सच है तो दीनू काका ने हमें ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? कैसे रोकता? मैं चरपाई पर सोया जो पड़ा था। इसका मतलब तो ये है कि आप कुंभकर्ण के खानदान के हैं। आपको चरपाई समेत कोई उठाकर कहीं भी ले जाए और आपको पता ही ना चले। ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा करते हमें किसी ने देखा था? नहीं, देखा तो किसी ने नहीं था। तो फिर जब इस बात का कोई सबूत ही नहीं है तो कि हमने ऐसा किया, तो हम अपराधी कैसे हो गए? मुखिया जी, हम ये मानते हैं कि हम तीनों शरारती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अलबला
कि अला बला का दोषी हमें ही ठहराया जाए। मुखिया जी, आप चाहें तो हमें बिना कसूर के भी दंड दे सकते हैं, पर मैं यही कहूँगा कि दीनू काका की शिकायत झूठी है। इन तीनों छोकरे की दलील में तो दम दम तो है। मुखिया मुखिया ने तब पंचों से कुछ देर तक सलाह ली। तत्पश्चात, चूंकि दीनू के द्वारा तुम तीनों के विरुद्ध की गई शिकायत का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है, इसलिए पंचायत परमा, मुरारी और विष्णु को निर्दोष मानती है। मुखिया जी, हम जानते हैं कि पंचों के दिमाग में सरस्वती विराजती है। हमें ठीक न्याय मिला है। उस रात पंचायत में लौटते समय दीनू काका, आज तक किसी की भी जरूरत हमें पंचायत में घसीटने की नहीं हुई, पर तुमने ये भी कर दिखाया। तुम्हें जो करना था कर चुके। अब हमारा कमाल देखना। अब हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं अब ये तीनों मेरे साथ क्या गुल खिलाएंगे। तीनों ने उसी रात सलाह मशवरा किया। दीनू काका को उसकी करनी का मजा कैसे चखाया जाए। हम उसे ऐसा मजा चखवाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखे। ऐसा क्या कर सकते हैं हम। तभी, सुनो दोस्तों, अगले हफ्ते देनू काका की बेटी फुलवा की शादी है। तभी हम कोई बखेड़ा खड़ा करेंगे। लेकिन कैसे, कुछ बताओ तो सही। तब परमा ने अपनी योजना बताई। हाँ, ऐसा ठीक रहेगा। वाह, क्या योजना बनाई है तुमने। नियत दिन जब दीनू काका की बेटी की बारात आई। इधर जग्गू कुम्हार अपने बेटे जुगल से कह रहा था, जुगल, घोड़चंदी के लिए घोड़ी तैयार कर जनवासे में ले जा। वहां दीनू काका की बेटी की बारात ठहरी हुई है। अच्छा बापू। जुगल ने घोड़ी तैयारी की और उसे लेकर चल पड़ा जनवासे की ओर। वो देखो, जुगल घोड़ी लेकर आ रहा है। जैसे ही वो पास आए, मेरी बताई योजना पर अमल करने में देरी ना करना। जब जुगल उनके समीप पहुंचा, ठक, आ जुगल मूर्छित हो गया। तब, अब हमें घोड़ी के चारों पांवों में पटाखों की लड़ियां बांध देनी चाहिए। दोनों ने ऐसा ही किया। अब तीनों ने अपना वेश बदला। जल्द ही अब हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा विष्णु। जनवासे के बाहर ले जाकर उन्होंने घोड़ी खड़ी कर दी। उचित समय पर घुड़चढ़ी प्रारंभ हुई। तब मौका देख भीड़ में घुस मुरारी ने अपनी योजना का अगला चरण पूरा किया। तत्काल ही धड़ाम धड़ाम, ओह, ये क्या आफत आ गई। घोड़ी इस अप्रत्याशित ढंग से घटे हादसे से भौचक्की हो बिदक गई और दूल्हे को ले भाग खड़ी हुई। धड़ाम, बचाओ, अरे कोई घोड़ी को तो पकड़ो। घोड़ी दौड़ती गई, बचाओ, और छपाक, ओह। दूल्हे को जैसे तैसे तालाब में से बाहर निकाला गया। ये क्या अपशकुन हो गया। दूल्हा तो बच गया, पर बेचारे गरीब जग्गू कुम्हार की घोड़ी मर गई। तभी, कहो दीनू काका कैसी रही। तो ये कारस्तानी तुम लोगों की थी। हाँ दीनू काका, सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, यदि इस बात का जिक्र तक किया तो वो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं करूँगा शैतानो, नहीं करूँगा। जैसे तैसे ये विवाद सामान्य हुआ और फुलवा को विदा कर दिया गया। कमला, आज तो गांव की उस चंडाल चौकड़ी ने तो मेरी इज्जत धूल में मिला डालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। वो तो जमाई भला था जो इतने बेइज्जती होने पर भी फुलवा को ब्याह कर ले गया। तुम ठीक कह रहे हो फुलवा के बापू, गांव की एक चंडाल चौकड़ी ने तो पूरे गांव की नाक में दम कर रखा है। तभी, बुआ, तुम कौन सी चंडाल चौकड़ी का जिक्र कर रही हो, मैं भी तो जानूं। ये सुनते ही मानो दोनों को सांप सा सूंघ गया। ये क्या, आप दोनों इस तरह चुप क्यों हो गए। तभी भी दीनू काका और कमला कुछ नहीं बोले। ये देख बुआ, लगता है तुम और फुफ्फा मुझसे कुछ छिपा रहे हो। ऐसी बात नहीं है बेटा। नहीं बुआ, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम्हें मेरी कसम है बुआ, बताओ तुम फुफ्फा से किस चंडाल चौकड़ी का जिक्र कर रही थी। ओह गौतम, तू तो जीत कर बैठा। तब, गौतम, मैं बताता हूँ तुझे सारी बात।
तब दीनू काका ने गौतम को परमा, मुरारी एवं विष्णु की सारी कारस्तानी बताई। ओह, तो घोड़ी के पाँव में उन लोगों ने पटाखे बांधे थे। हाँ बेटा, उन तीनों ने पूरे गांव की नाक में नकेल डाल रखी है। सभी उनसे तंग हैं, पर उनके खिलाफ कोई कुछ कर भी नहीं पाते। दीनू फुफ्फा, अभी उनका पाला किसी महारथी से नहीं पड़ा है। मैं उन्हें बताऊंगा कि कैसे किसी को छला जाता है और कैसे परेशान किया जाता है। तुम उनसे टकराने की सोच रहे हो? हाँ फुफ्फा, किसी न किसी को तो उनसे टकराना ही पड़ेगा, तभी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। बेटा, मैं तो तुझे ऐसी सलाह नहीं दूंगा। घबराओ नहीं फुफ्फा, वे तीनों मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसी समय जग्गू कुम्हार दीनू के घर आ धमका। दीनू भाई, तुम्हारे ही किसी आदमी ने मेरी घोड़ी के पटाखों की लड़ी बांधी होगी, इसलिए तुम ही मेरी घोड़ी के दाम चुकाओगे। मुझे 15 मोहरे दे दो। 15 मोहरे? ये क्या कह रहे हो? हाँ दीनू भाई, तुम ही मेरी घोड़ी के दाम दोगे, नहीं तो मैं मामला पंचायत में ले जाऊंगा। ओह, फिर पंचायत का झमेला? एक बार तो पंचायत में अपना झगड़ा ले जाकर देख ही चुका हूँ। दीनू काका को सोच में पड़ा देख। जग्गू काका, घोड़ी के दाम की आप फिक्र ना करो, वो आपको मिलेंगे, पर अभी नहीं। तो फिर कब मिलेंगे? जल्द ही मिल जाएंगे। ठीक है, इस समय तो मैं जा रहा हूँ, पर मुझे अपनी घोड़ी के दाम जल्द ही चाहिए। जग्गू के जाने के बाद, ये तुमने क्या किया गौतम? अब तुम घोड़ी के दाम कहाँ से चुकाओगे? फुफ्फा, घोड़ी के दाम मैं या आप नहीं, बल्कि परमा, विष्णु एवं मुरारी चुकाएंगे। लेकिन कैसे? अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकूंगा। हाँ, बस आप चुप रहकर सब कुछ देखते रहना। पता नहीं तेरे दिल में क्या है गौतम, घबराओ नहीं, मैं कोई गलत काम कभी नहीं करूंगा। उस रात जब परमा अपनी झोपड़ी में सोया हुआ था, परमा उठ, परमा उठ। गौतम की आवाज़ से जल्द ही परमा की नींद खुल गई। कौन पुकार रहा है मुझे? मैंने पुकारा था तुझे परमा, बड़ी जल्दी भूल गया तू मुझे। कौन हो तुम? मैं हूँ जग्गू कुम्हार की घोड़ी की प्रेतनी, जिसे तुम्हारे कारण अकाल मौत मरना पड़ा। जग्गू कुम्हार की घोड़ी की प्रेतनी? हाँ, वही घोड़ी जो तुम्हारी कारस्तानी की वजह से गांव के तालाब में डूबकर मर गई थी और अब मरकर प्रेतनी बन गई है। प्रेतनी? हाँ परमा, तूने मुझे जहाँ पहुँचाया है, मैं तुझे वहीं ले जाने के लिए आई हूँ। तो मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं परमा, अपने ऊपर टपकती खूनों की इन बूंदों को ध्यान से देखना, ये मेरी ही खून की बूंदें हैं। ओह, खून की बूंदें कहाँ से आई हैं? परमा, खून की ये बूंदें आकाश से टपक रही है। अपने बेकार बहे खून की इन बूंदों को कैसे भूल जाऊं मैं? तुम्हें मरकर चलना ही होगा। ओह, घोड़े की प्रेतनी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। मुझे माफ़ कर दो प्रेतनी। नहीं करूँगी माफ़। ऐसा ना कह प्रेतनी, तू जो कहेगी मैं करूँगा। ऐसा तो सुन, कल रात 10 बजे तो उस तालाब के तट पर अकेला जाना। जिस तालाब में मैं डूबकर मरी थी, वहाँ तालाब के तट पर 7 बार अपनी नाक रगड़ना, और आज तूने गांव के जिन लोगों को सताया है, उन लोगों का नाम लेकर क्षमा मांगनी होगी। तत्पश्चात वहीं तट पर 5 मोहरे रखकर चुपचाप वापस लौट जाना, तभी मैं तुझे माफ़ कर सकती हूँ। ठीक है प्रेतनी, मैं ऐसा ही करूँगा। अरे हाँ, अगर तूने इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो उसी वक्त तेरा खून पानी बन जाएगा और तू मर जाएगा। मैं किसी को भला क्यों बताऊँगा ये बात? जा, कल रात जैसा मैंने कहा वैसा करना। अच्छा प्रेतनी। कुछ देर बाद गौतम ने जो जो क्रिया परमा के साथ की थी, वही क्रिया विष्णु के साथ दोहराई। प्रेतनी, मैं कान पकड़ता हूँ, अब किसी के भी साथ चुगलबाजी नहीं करूँगा। ऐसा तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। जान छुड़ानी है तो तुझे कल रात 11 बजे तालाब पर अकेले आना होगा, जिस तालाब में मैं डूबकर मरी थी। ठीक है, मैं किसी को भी नहीं इस बारे में बताऊँगा, परमा और मुरारी को भी नहीं। तब ठीक कल रात 11 बजे तो 5 मोहरे लेकर तालाब पर पहुँच जाना।
अब मुरारी की बारी थी। ठीक है प्रेतनी, मैं 5 मोहरे लेकर कल रात 11 बजे तालाब पर पहुंच जाऊंगा। इससे तेरा छुटकारा है, वरना तेरा खून पानी बन जाएगा। अगले दिन चौपाल पर, मुखिया जी, अब गांव के परमा, विष्णु एवं मुरारी के कारनामे से परेशान है ना? हाँ बेटा, पर मुसीबत ये है कि उनके खिलाफ डर के कारण कोई गवाही देने को तैयार ही नहीं होता है, और गवाही के अभाव में चंडालों की वो तिकड़ी साहब बड़ी हो जाती है। ऐसा होगा मुखिया जी, पर शर्त यह है कि सभी गांव वाले तालाब के इर्द गिर्द छिप कर बैठेंगे, तभी वे तीनों जाल में फंस पाएंगे। ये कैसे हो सकता है? वे तीनों बहुत चालाक हैं मुखिया जी। आज की रात वे तीनों पूरे गांव के सामने अपना जुर्म कबूल करेंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर आप सब गांव वाले को लेकर आज रात 10 बजे से पहले तालाब पर पहुंच जाना। अब गौतम जग्गू कुम्हार के पास पहुंचा। क्या 15 मोहरे लेकर आए हो? जग्गू काका, मोहरे तुम्हें आज की रात मिल जाएंगी, पर मोहरे लेने के लिए तुम्हें 10 बजे रात को तालाब पर पहुंचना होगा। उस रात 10 बजते ही पूरा गांव तालाब के इर्द गिर्द जमा था। हाँ, है तो परमा ही। वो देखो मुखिया जी, परमा आ रहा है। परमा तालाब के तट पर आया और ओह, परमा जमीन पर नाक रगड़ रहा है। अभी देखना ये और क्या करता है। परमा ने 7 बार नाक रगड़ी। तत्पश्चात मैंने गांव वाले को बहुत सताया है। कलवा के बिटोरे में मैंने ही आग लगाई थी। जमिया चाची का चूल्हा मैंने तोड़ा था। मटकों की मुर्गियां दरबे से बाहर मैंने भगाई थी। छत्तर काका की गाय का दूध मैं ही चोरी से निकालता था। रामू चाचा की खेत की फसल में मैंने ही ढोर घुसाए थे। दीनू काका की चरपाई मैं ही शमशान में रख कर आया था। दीनू काका के जमाई की घोड़ी के पैरों में मैंने ही पटाखों की लड़ियां बांधी थी। मेरी करास्तानी के कारण ही जग्गू चाचा की घोड़ी इस तालाब में डूबकर प्रेतनी बन गई है। मुझे क्षमा करना प्रेतनी, मैं आज अपने सारे जुर्म कबूल करता हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तब परमा ने जेब से 5 मोहरे निकालकर तालाब के तट पर रख दी। फिर 7 बार पुनः जमीन पर नाक रगड़ी। तत्पश्चात जब वो वहां से जाने लगा तो गौतम के इशारे पर गांव वालों ने उसे घेर लिया। हैं, ये क्या परमा, आज पूरे गांव के सामने तुमने अपने द्वारा किए जुर्म कबूल किए हैं। चंदू, धर्मा, परमा के हाथ पांव बांधकर इसके मुंह में रुई ठोस दो और उस पेड़ के पीछे डाल दो। ऐसा ही किया गया। अब हमें छिपकर विष्णु का इंतजार करना होगा। वो ठीक 11 बजे यहाँ परमा की तरह आएगा। गौतम ने तट पर रखी 5 मोहरे अपनी जेब में रख ली और विष्णु की प्रतीक्षा में दीनू काका एवं मुखिया के साथ छिपकर खड़ा हो गया। ठीक 11 बजे विष्णु आया। मैंने आज तक गांव वाले को बहुत सताया है। मटकू की मुर्गियां दरबे से बाहर मैंने भगाई थी। रामू चाचा की फसल में ढोर मैंने ही घुसाए थे। तत्पश्चात जब वो 5 मोहरे तट पर रख कर जाने लगा तो ओह, ये क्या चक्कर है विष्णु, आज फंसा है तू हमारे जाल में। विष्णु को भी परमा की तरह ही हालत हो गई। परमा यहाँ, विष्णु यहाँ। गौतम ने विष्णु द्वारा तट पर रखी 5 मोहरों को अपनी जेब के हवाले किया। जब 12 बजे मुरारी ने वहां आकर अपना जुर्म कबूल किया तो उसको भी गांव वालों ने पकड़ लिया। लगता है आज फिर पहाड़ के नीचे आकर ही रहेगा। मुरारी को भी बांध दिया गया। लो दीनू काका, 15 मोहरे तुम्हारी घोड़ी का हर्जाना। रात भर परमा, मुरारी और विष्णु की मुश्के बंधी चौपाल पर पड़ी रही। सुबह होने पर जब पंचायत हुई तब उन्हें खोला गया। तुम तीनों आज तक गवाहों के अभाव में हर इल्जाम से बरी होते रहे, पर कल रात तुमने पूरे गांव के सामने अपने जुर्म कबूल किए हैं। इस प्रकार पूरा गांव अब तुम्हारे द्वारा किए गए जुर्म का गवाह है। बताओ अब तुम्हें क्या सजा दी जाए। तीनों मिट्टी के माधो की तरह टुकुर टुकुर देखते रहे, बोले कुछ नहीं। अब गौतम इन तीनों के पास आया। बोलो, चुप क्यों हो? अब बोलो, नहीं तो जग्गू काका की घोड़ी की प्रेतनी तुम्हारी जान ले लेगी। ये सुनते ही तुम्हारी आवाज़ तो घोड़े की प्रेतनी की आवाज़ जैसी है। अरे
तुम तीनों ने ठीक पहचाना, मैंने ही घोड़ी की प्रेतनी बनकर उस रात तुम तीनों को डराया था। ओह, गांव वाले तुम तीनों से बहुत नाराज हैं। वे तुम तीनों को गांव से निकालना चाहते हैं। अभी भी समय है, गांव वालों से माफी मांग लो। लेकिन अपने जुर्म तो हम कल रात ही कबूल कर चुके हैं। वो तो तुमने घोड़ी की प्रेतनी के डर से कबूल किए थे। यहाँ तुम तीनों को पुनः अपने जुर्म कबूल करने होंगे, तभी कुछ बात बन सकती है, अन्यथा नहीं। तब हम अपने जुर्म कबूल करते हैं और पंचायत को विश्वास दिलाते हैं कि आज से हम कोई भी शरारत नहीं करेंगे और ना ही किसी को सताएंगे। इतना कह तीनों ने पंचायत के सम्मुख 7 बार जमीन पर नाक रगड़ी। ये देख, फिर कभी हम तीनों कोई शरारत नहीं करेंगे, ठीक है? आज तो हम तुम्हें माफ़ करते हैं। अगर अगर फिर कभी कोई शरारत, घर आकर देखा फूफा, तीनों शरारतियों को किस तरह सुधारा है मैंने। गौतम, वाकई तुमने बड़ी अक्ल से काम लिया है। अच्छा फूफा, अब मैं अपने गांव जाऊंगा। ठीक है। जब वो बैलगाड़ी में बैठ अपने गांव जाने लगा, गौतम भाई, जाते जाते हमें एक बात तो बताते जाओ। कौन सी बात पूछना चाहते हो परमा? तुम घोड़े की प्रेतनी बने थे, ये तो हमें पता चल गया, पर वो झोपड़ी की छत से खून की बूंदें कैसे टपकी थी, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। मैंने उस रात तुम तीनों की झोपड़ी के छत पर चढ़कर छत में छेद कर उस पर लाल रंग से भरी एक छोटी कटोरी रख दी थी। उस कटोरी के पैंदे में एक छेद से लाल रंग की बूंदें टपक टपक कर तुम तीनों पर गिरी थी, जिन्हें तुमने खून की बूंदें समझा था। ओह, कितने सरल तरीके से तुमने हमें बुद्धू बनाया था गौतम भाई। बुद्धू तुम्हें सुधारा है। वादा करो अब कोई शरारत नहीं करोगे कभी। हम वादा करते हैं। तब गौतम ने अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।